संस्थागत निवेशकों ने कल क्या कुछ किया। एफआईएस की बिकवाली लगातार अब भी जारी है। हर रोज की ही तरह 1174 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 1644 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में अगर देखें एफआईएस की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखी। 232 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने की है और 9958 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शंस में की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली को अगर छोड़ दें, डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे संकेतों के साथ साथ जब भारतीय बाजार कल हमने देखे थे, जिस तरह से ट्रेड होते हुए, जिस तरह से वहां पर कामकाज हो रहा था, आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिख सकती है, क्या समझना चाहिए। वैसे मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यहाँ हम खड़े हैं। आज हमारे साथ तनीषा अकादमी के नीतिश पावस्कर जुड़ गए हैं। नीतिश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए आज का सेटअप आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग देखेंगे एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन, ये कुछ सिनारियो चल रहा है। लास्ट शो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 17,200 के नीचे जैसे हम लोग जाएंगे 16,800 का लेवल जल्दी देख लेंगे, उसी दिन ये टारगेट हिट हो चुका था। तो अभी मेरा जो व्यू है मार्केट के ऊपर, जैसे ही थोड़ा सा कुछ बाउंस बैक मिलेगा 17,080 से लेके 17,100 के आसपास अगर मे का निफ्टी का फ्यूचर अगर मिलता है तो वहां पे हमें बिकवाली करके जाना चाहिए। और 17,280 ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करना है, हमें मेंटेन करना है। मुझे लग रहा है मूड और माहौल देख के हम लोग एक बियर फेज में धीरे धीरे जा रहे हैं, तो इस वजह से हर एक बाउंस के ऊपर हमें सेलिंग करके ही जाना चाहिए। नीतिश, साथ ही आज जिस तरह से सेंटिमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, फिर आपका नजरिया क्या होगा? जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे मारुति काफी पसंद आ रहा है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए। अगर हम लोग मारुति को देखेंगे 7,900 के नीचे इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है और 7,930 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 7,850 का पहला टारगेट होगा और 7,830 का दूसरा टारगेट होगा। और दूसरा जो काउंटर मेरा जो होगा वो काउंटर होगा, हमें एसबीआई को बेचना है 503 का लेवल। जैसे ही एसबीआई ब्रेक कर देगा 508 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 497 से लेके 488, ये दो ट्रेड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। और साथ साथ कोटक बैंक के ऊपर भी ध्यान रखें, कोटक बैंक भी अपने इम्पोर्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए दिख रहा है मुझे। ओके नीतिश, आपका शुक्रिया ये ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर नीतिश की तरफ से मारुति सुजुकी पर सेल की कॉल और एसबीआई पर भी सेल की कॉल आती हुई। इस बीच हमारे पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल आई हैं। सौरभ सिसोदिया ने हमें एक ट्रेडिंग कॉल भेजी है। चोला फाइनेंस में खरीदारी की राय, टारगेट यहाँ पर जो है 800 के सुझा रहे हैं, 750 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस बीच कल बाजार बंद होने के बाद ढेरों कंपनियों के नतीजे आए। ऑफकोर्स नतीजों का सीजन चल रहा है और ऐसे में बाजार बंद होने के बाद भी एक लंबी लिस्ट होती है नंबर्स की जो कि आती दिखती हैं। चलिए वो नंबर्स जान लेते हैं। पूजा हमें नतीजे बताएंगी, साथ ही शरद भी कुछ कैश मार्केट की नंबर्स और खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा, शुरुआत आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत बजाज फाइनेंस से करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो एनआईआई हमारे अनुमान के मुताबिक था, मुनाफा अनुमान के मुताबिक, और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस बार देखी गई है। ब्याज से जो आई है वहाँ पर 30% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की, मुनाफे में 80% की बढ़त दर्ज की। ग्रॉस एनपीए में कमी आई है, 1.60% आया है 1.79% से घटकर। और नेट एनपीए की बात करेंगे तो वो 1% के नीचे ही बरकरार है इस तिमाही भी। तो और इस तिमाही हमने देखा कि जो मुनाफे का फिगर था वो अब तक के पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है और उनका मानना है कि आने वाले समय में और भी निवेश करेंगे। मार्जिन पर उनका कहना है कि थोड़ा बहुत असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया एएनसी की। यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 12% की ग्रोथ दर्ज हुई है, मुनाफा 8% बढ़ा है कंपनी का। और अगर
अगर ओवरऑल AUM का मार्केट शेयर देखेंगे तो वहाँ पर भी 7.3% का मार्केट शेयर कंपनी का हो चुका है। इसके अलावा आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC, यहाँ पर भी जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहे हैं। स्टेबल क्वार्टर था कंपनी के लिए। आय में 4% की बढ़त दर्ज हुई है, मुनाफा भी 4% से बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा जो बाकी सारे सेगमेंट्स हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। SIP में भी अगर हम देखेंगे, जो नई SIP कंपनी ने ऐड की है उसमें 40% से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई है। और आखिर में बात करते हैं UTI AMC की। यहाँ पर नंबर्स मिले जुले थे। ओवरऑल AUM में तो बढ़त देखने को मिली 23% की, आय में भी बढ़त थी 7% के आसपास की, लेकिन मुनाफा अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 33% की गिरावट दर्ज हुई है। तो ओवरऑल ये तमाम फाइनेंशियल्स और AMC कंपनियों के नंबर्स आए हैं। ज़्यादातर नंबर्स स्टेबल से लेकर अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस बार के नतीजों में। ओके, फाइनेंशियल्स से जुड़े नंबर्स यहाँ पर काफ़ी सारे आते हुए दिखे। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं और इनका रिएक्शन कैसा होगा ये हमें दिन के दौरान देखना होगा। इस बीच कुछ और चुनिंदा कंपनियों के नतीजे हैं, कैश मार्केट के नंबर्स जो हमें शरद बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से रिजल्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले टाटा कॉफ़ी के आंकड़ों पे फोकस करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू लगभग 11% का जो है ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। एबिडा में लगभग 18% का उछाल आया है। और याद रखिए, अब श्रीलंका क्राइसिस के कारण जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा VST इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। सिन गुड्स की कंपनी है, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। एबिडा में लगभग 8% का उछाल और पैट में ऑलमोस्ट 20% का उछाल है। मैक्रोटेक डेवलपर्स ऑलरेडी फोर्थ क्वार्टर की अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी और यहाँ पे नतीजों में भी दिख रही है। ऑलमोस्ट रेवेन्यू 36% ऊपर है। एबिडा और पैट में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला है। और आगे जाते हुए बुकिंग्स में भी मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रही है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के भी है अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 10% का ग्रोथ देखने मिला और एबिडा जो ऑपरेटिंग नंबर्स है यहाँ पे भी 19% का ग्रोथ देखने मिला है। और अगर ओवरऑल ग्लोबल जो इंडियन मैक्रो फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिल रही है, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स कंपनीज, एक्सप्रेस कंपनीज, इन स्टॉक्स में तेज़ी और मोमेंटम दोनों काबू है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अहम दो खबर है। नतीजे तो स्ट्रॉन्ग आए हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक आप कह सकते हैं बोनस इशू 1:1 का भी अनाउंसमेंट किया है। इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 29% ऊपर है। नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 43% और पैट 2 गुना हो चुका है। तो ज़रूर जो है आप जो है एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। GNPA और NNPA रेशियो में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। यूनाइटेड ब्रूरीज़ के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। सिन स्टॉक है और रेवेन्यू लगभग 1.3% ऊपर है और मार्जिन्स हालांकि लगभग फ्लैटिश रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7% का आया है और ये बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है स्पेशली समर सीजन में वो भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन्स में 330 बेसिस पॉइंट्स का जो है दबाव देखने मिला। तो ये सारे जो स्टॉक्स थे आपके कैश मार्केट में थे और कुछ अन्य स्टॉक्स थे जो आपके BFSI स्पेस से नहीं रेगुलेटेड थे, तो ये सारे स्टॉक्स में ओवरऑल मिक्स नतीजे देखने मिले हैं। के तमाम नंबर्स जिस पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा शरद, खबरें फिर आज कौन सी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले रिलायंस का खबर रहेगा। यहाँ पे जो है कंपनी ने अबू धाबी केमिकल डेरिवेटिव्स के साथ एक एग्रीमेंट करार किया है, जहाँ पे केमिकल जोन है अबू धाबी में, वहाँ पे जो है एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट करेंगे और एक प्रोडक्शन फैसिलिटी रहने वाला है जहाँ पे क्लोर अल्कली और जैसे इथेलाइन जैसे जितने भी केमिकल्स हैं इन पे जो है काम किया जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट से लगभग $2 बिलियन का है। और दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में वो है विप्रो। यहाँ पे बड़ी एक्विजिशन आई है। राइजिंग इंटरमीडिएट होल्डिंग्स में लगभग $540 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है विप्रो में। अब ये एक्विजिशन के कारण जो उनकी जो SAP कंसल्टिंग है उस पे जो एक बहुत अच्छी इम्पैक्ट पड़ेगी कंपनी को। ये डील क्लोजर जो है पहले तिमाही वित्त साल 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। बजाज फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। इनके नतीजे तो आए थे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया कि लगभग 250 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले उनके होम फाइनेंस के आर्म पे, तो ज़रूर स्टॉक पे फोकस रखिएगा। जाइडस लाइफ साइंस भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनको 2 डोज वैक्सीन की जो DCGI से जो है अप्रूवल मिल गई है और ये जो 2 डोज की रेजिमेन है 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो है लागू होने वाली है। और आखिर में मैं बात करूँगा ओमैक्स के बारे में। यहाँ पे जो है 440 करोड़ रुपए का फंडिंग आ गया है वार्डे पार्टनर से। देखा जाए तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन स्टॉक में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन जो है आज देखने मिल सकता है। और ये जो फंड्स की यूजेज होगी आपकी कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट और एग्जीक्यूशन में होने वाली है।
ओके, तो ये सारी की सारी खबरें हैं और आप देखिए अब जैसे जैसे नंबर्स रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट्स और खबरों का एक जोर है जो कि बाजार पर देखने को मिल रहा है। कई सारे स्टॉक्स रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स दिखा रहे हैं और साथ ही खबरों के दम पर तो एक्शन नजर आता ही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी एक कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, आज निफ्टी में HUL और बजाज ऑटो के नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले सृष्टि से एक बार जान लेते हैं कि बजाज ऑटो के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सृष्टि बताएं, बजाज ऑटो के नंबर से क्या उम्मीदें लगाई जाए? ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो के नंबर्स का इंतजार है और इस बार जो दो अहम नंबर्स हम वॉच आउट करेंगे वो होंगे कंपनी के मार्जिन्स और उनका प्रॉफिट फिगर, क्योंकि मार्जिन्स में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के टेल विंड्स और हेडविंड्स के तौर पे काम करेंगे। उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर सबसे पहले कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स देखते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रेशर था जो कि साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 17% का डिक्लाइन देखने को मिला। डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेगमेंट में प्रेशर था, पर 3 व्हीलर सेगमेंट ने थोड़ा सा सहारा ज़रूर दिया और एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बीती क्वार्टर में म्यूटेड साबित हुए, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी पड़ेगा। इनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 11% का हम साल दर साल की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इनका EBITDA देखें तो वहाँ पे 25% की कटौती की उम्मीद है, पर कंपनी के मार्जिन्स अगर देखें तो 17.7% जो कि Q4 ऑफ FY21 में कंपनी ने घोषित की थी, इस बार घटकर 15% के आसपास रहेंगे। पर तिमाही दर तिमाही अगर उसे देखें तो वो कंपनी कहीं ना कहीं मेंटेन करती हुई नजर आएगी। और आखिरी यानी कि बॉटम लाइन में देखें तो 22% के इनके मुनाफे में गिरावट की हम साल दर साल उम्मीद कर रहे हैं और 1000 करोड़ से थोड़ा अधिक कंपनी इस बार अपना मुनाफा घोषित करती हुई नज़र आ सकती है। अगर इनके मार्जिन्स की बात करें अब तो कई सारे हेडविंड्स हैं। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही है और साथ ही नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज का भी इनको इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। पर टेल विंड्स भी काफ़ी सारी हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है, साथ ही करेंसी बेनिफिट्स ऑन एक्सपोर्ट्स देखने को मिलेगा और जिस तरीके का मिक्स है कहीं ना कहीं वो भी इनके मार्जिन्स को सहारा देता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो रही नंबर्स की बात। बताने वाले नतीजों में ईवी लॉन्च पाइपलाइन कंपनी किस तरीके से प्लान कर रही है, साथ ही एक्सपोर्ट्स को लेकर और सेगमेंट वाइज ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। ओके सृष्टि, शुक्रिया। बजाज ऑटो के नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। एक्सपोर्ट में बढ़त का अनुमान यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके अलावा भी कौन से ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं जिसे आपको नजर रखनी है वो हमने आपको बताया। नतीजे जैसे आएंगे उनके रिव्यूज भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए HUL के नंबर्स भी आज आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, दिग्गज कंपनी, इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं शरद से जानते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, HUL जो है फोकस में रहने वाला। अब देखा जाए तो रेवेन्यू में लगभग 6.5% का जो अनुमान है ग्रोथ का। पैट हालांकि सपाट रहने वाली है, ऑलमोस्ट 1.5%। EBITDA में भी 5% का उछाल देगा, लेकिन जो मार्जिन है यहाँ पे लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन का उम्मीद है। वॉल्यूम में ऑफकोर्स डी ग्रोथ रहेगा, 3.5% से लेकर 4.5% का मार्केट का अनुमान है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सेल्स भी हल्की सी जो ग्रोथ है वो प्राइसिंग हाइक्स के कारण देखने मिलेगी, लेकिन सेल्स वॉल्यूम की जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले रहेगी डाउन ट्रेडिंग हुई है आपकी लो प्राइस यूनिट्स के कारण, उसके लिए। और जो मार्जिन्स में दबाव है ऑफकोर्स रॉ मटेरियल प्रेशर का तो है ही, उसके अलावा प्राइस हाइक्स में एक डिले हुई है तो उसके कारण भी मार्जिन्स में दबाव देखने मिल सकता है। लेकिन अगर सेगमेंट्स की बात करें तो होम केयर सेगमेंट जो एक अच्छा आउट परफॉर्मर देखने मिल सकता है। और अगर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करें जो आगे देखने होंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कंपनी की न्यूट्रिशन बिजनेस पे क्या मैनेजमेंट की आउटलुक रहेगी। उसके बाद आप रूरल और अर्बन डिमांड, ये दोनों डिमांड का आउटलुक क्या रहेगा कंपनी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। और उसके अलावा प्राइसिंग एक्शन और नए लॉन्चेस क्या होने वाले हैं इस तिमाही में, अगले 2-3 और तिमाही में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। और आखिर में उनका क्या आउटलुक है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन पे, तो ये सारे फैक्टर्स पे जो है HUL पे फोकस रहने वाला आज। बिल्कुल शरद, शुक्रिया HUL के नंबर्स का अनुमान हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट्स का रुख करते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की ही बात करेंगे। बुलियन मार्केट में अब एक फर्म एक्शन हम देख रहे हैं ऑफकोर्स, क्योंकि इन्फ्लेशन की एक चिंता है, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर सोने चांदी की चाल जो उसमें मजबूती जरूर देखने को मिली है। आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखिए, अगर हम पिछले 15 दिन के ट्रेड सेटअप की बात करें तो पिछले 15 दिन में हमने $100 की गिरावट गोल्ड में बनते हुए देखी, जहां 2000 से ऑलमोस्ट हमने 1890 का लेवल छूते हुए देखा। बट रिकवरी भी वैसी शानदार रही है। पास्ट में भी हमने देखा 1890, 1885 से मार्केट हमेशा घूमता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 2 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सोने चांदी में दबाव था। साथ में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ECB के साथ,
उसके चलते भी दबाव था। बट कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन और IMF ने जिस ढंग से ग्रोथ डाउनग्रेड किया है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। तो कल भी हमने लोअर लेवल से बाइंग लौटते हुए देखी, आज भी ऐसा ही रहेगा। जो 51,400 पे जून वायदा लिया जा सकता है, जो 51,650 से 850 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में हमने सीवियर फॉल देखा है बेस मेटल के साथ साथ। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि चांदी कहीं ना कहीं 64,500 65,000 के बीच में एक अच्छा बेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी चांदी लिया जा सकता है। इंटरडे में हमें लगता है 65,800 के टारगेट के लिए चांदी लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय सोने चांदी की चाल पर बनती हुई अब भी यहाँ पर खरीदारी के मौके जरूर देखे जाएंगे। इस बीच कच्चे तेल की चाल पर क्या राय देंगे आप, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में हम एक शार्प मतलब रिबाउंड के बाद हम देख चुके हैं, अच्छी खासी रिबाउंड एक लंबा शार्प देखने के बाद दिखा है। चाइना डिमांड कंसर्न्स भी हैं और करंट लेवल्स पर अगर देखें तो 3 दिन की गिरावट जो है कच्चे तेल में अब थमती हुई दिखी है। क्या राय होगी आगे? बिल्कुल पूजा जी, अगर मुझे कच्चे तेल की बात करें तो सोमवार को हमने देखा चाइना में जो लॉकडाउन एक्सटेंशन था उसकी वजह से हमने सीवियर फॉल बेस मेटल में और क्रूड में बनते हुए देखा था। बट कहीं ना कहीं आप समझिए मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई, $100 के ऊपर ब्रेंट काफी स्ट्रांग है, जो वापस $110-112 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बीच में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। उसी को देखते हुए कल हमने अच्छी खासी रैली देखी, आज भी रैली कंटिन्यू रहेगी। 7800 पे हम क्रूड मई वायदे को लेकर चल सकते हैं, जो ऊपर में 8,000 से 8,050 का लेवल दिखा दे। वॉलिटिलिटी ज्यादा बनी हुई रहेगी मार्केट में, इसलिए पोजीशन संभल के ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर अजय जी आपका नजरिया बताइए। देखिए, जिस ढंग से हमने डाउनग्रेडेशन पूरे इकोनॉमी ग्रोथ का देखा था, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में हमने गिरावट देखा, चाइना लॉकडाउन में है, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्टिमुलस देने की जो बात हो रही है वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। सप्लाई डिस्टर्बेंस भी और जो करेक्शन आना था वो ऑलमोस्ट आता हुआ दिख चुका है। तो उसमें देखते हुए कॉपर और जिंक, ये 2 कमोडिटी है जो कहीं ना कहीं नया बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 787 के करीब कॉपर को लीजिए, 800-802 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी जिस ढंग से इन्वेंट्री मल्टी ईयर के लो पे है, उसको एक सपोर्ट दिखाता है, जो 353 के करीब लेके चलना चाहिए। 360 से 362 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए और रिकमेंडेशन स्ट्रेटजीज भी बताने के लिए। चलिए, वक्त है आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। हर रोज की तरह आशीषा हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय मानसी, गुड मॉर्निंग। तो कल मार्केट आवर्स के बाद बहुत सारे नतीजे आए और उसी के चलते बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए हैं आज सुबह। पहली रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज से HDFC लाइफ पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 780 रुपीज़ पर शेयर का। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का मानना है कि आगे चलते हुए बहुत सारे टेलविंड्स हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं और इस क्वार्टर में मार्जिन्स अच्छे आए थे और इसी के चलते उन्होंने ये राय दी है। बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आए और CLSA का मानना है कि यील्ड इस क्वार्टर 100 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जिसके कारण NII में हमने 6% का मिस देखा, लेकिन एसेट क्वालिटी अभी भी स्ट्रांग है। उन्होंने बिकवाली की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 6,000 रुपीज़ पर शेयर का और उन्होंने FY 23 और 24 की EPS एस्टिमेट्स को भी 8 और 9% से गिरा दिया है। JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है यूनाइटेड ब्रूअरीज पर, याद रखें उसके भी नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद। ओवरवेट रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस दी है 1,700 रुपीज़ पर शेयर का। JP मॉर्गन का मानना है कि अर्निंग्स अच्छे थे, हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ है। केपेक्स स्पेंड, कंपनी ने FY 22 के लिए 1.7 बिलियन रुपीज़ का केपेक्स स्पेंड किया था और EBITDA मार्जिन्स में एक पॉजिटिव सरप्राइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड ब्रूअरीज में मैनेजमेंट गाइडेंस नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत स्ट्रांग है और इसी के चलते खरीदारी की राय दी जा रही है। बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आए। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 8,345 रुपीज़ पर शेयर का। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ FY 23 में हम देख सकते हैं। FY 22 काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कंपनी के लिए और नेट एक्टिव यूज़र्स जो बढ़ोतरी हुई वो डिजिटल यूज़र्स के कारण थी और इसी के चलते ये नोट आई है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी कल नतीजे आए। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने कहा कि बैलेंस शीट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आगे चलते हुए ग्रोथ के ऊपर और एसेट क्वालिटी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। लास्टली लोढ़ा पर एक रिपोर्ट आई, उन्होंने खरीदारी की जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है।
टारगेट प्राइस दिया है 1475 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट की डिलीवरीज थी और इसी के कारण अच्छे नतीजे आए हैं। 1/3 अपनी कंपनी अपनी डेट और भी ज़्यादा 33% से रिड्यूस करने वाली है अगले क्वार्टर में इंडिया बिजनेस में, और इसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। और लास्टली HUL के नंबर्स आज आएंगे और उसी के पहले हमें CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहाँ उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 2575 रुपीज़ का। उन्होंने कहा कि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं बिजनेस में FY23 में। स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है और मैनेजमेंट का आउटलुक FY23 पर क्या रहेगा वो भी हम आज नतीजों में देखेंगे। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ब्रोकरेज रिपोर्ट समय बताने के